अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली और आज बड़ी खुशी का दिन है। और खुशी का दिन इसलिए कि डॉक्टर नसरुल्लाह साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं क्वेटा से। 1 साल से हमारा इनके साथ रब्ता था और पूरे बलूचिस्तान क्वेटा में जितने हमारे फार्मर्स हैं उनको ये फैसिलिटेट कर रहे होते हैं और माशाल्लाह बड़े सक्सेसफुल तरीके से चला रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आए थे हमारे पास, हम सखर थे, तो फिर 3 दिन हो गए आप माशाल्लाह हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। 3 दिन हो गए थे। और सफ़र साहब हैं, सफ़र साहब हमारे फार्मर हैं। सफ़र भाई आपने कितना बर्ड बुक करवाया हुआ? 1200 बर्ड बुक है 23 मई का। हाँ, तो जो ऐसे हालात है मुझे लगता है मई में भी ठंड ही होनी है तो आज 28 अप्रैल है जब हम इधर फार्म पे बैठे हैं। तो डॉक्टर साहब ने फार्म विज़िट भी किया है, ऑफिस में भी होके आए हैं। तो डॉक्टर साहब पहले तो अपना थोड़ा तारुफ करवा दीजिएगा। और डॉक्टर साहब असल में आज डॉक्टर साहब मेरा इंटरव्यू करने आए हैं, इनके फार्मर्स के कुछ क्वेश्चन हैं तो ज़्यादा डॉक्टर साहब बोलेंगे, तो अभी मैं ब्रेक लेता हूँ। डॉक्टर साहब आप थोड़ा अपना तारुफ करवा दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर नसरुल्लाह है और बलूचिस्तान से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट जोब से। तो 2013 में मैंने स्टार्ट किया था लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट से, मेरी डिग्री ली 2018 में। तो 2018 में हमारा फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में एक कन्वोकेशन, वहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था। उस प्रोग्राम मतलब मुकाबला था पूरे पाकिस्तान की डिग्रीज लाइफ स्टॉक की डिग्री में। तो उसमें मैंने ये ऑल पाकिस्तान वेटनरी डिग्री अवार्ड जो था वो भी मैंने जीता था। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, वेरी गुड जी, ये तो एजाज़ की बात है हमारे लिए। जी सर। तो अभी डॉक्टर साहब आप कब से हमारे लोमन के फार्मर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं और कितने फार्मर हैं आपके पास? सर लोमन का तो हमें ये 2 साल से पता चला है ना। 2 साल पहले मैं तो 4 साल से यही काम कर रहा हूँ पोल्ट्री फील्ड में, स्पेशलाइजेशन मेरी इसी में है। तो इससे पहले हम मुख्तलिफ बर्ड्स की किया करते थे, लेकिन ये 2 साल से जो फ़वाइद हमने लोमन ब्राउन के देखे हैं शायद बहुत कम ही दूसरे ब्रीड में ये फ़वाइद मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो अभी कितने फार्मर आप, एक तो किला सैफुल्ला वाले बता रहे थे, और कौन कौन से फार्मर हैं आपके पास? तकरीबन एक पशीन से एक फार्मर्स के हम लोगों ने आपसे कांटेक्ट करवाई थी आज़ार बर्ड्स की। तो वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से जा रहा है, अभी भी मेरे साथ कांटेक्ट में है। और दूसरा जो है मेन किला सैफुल्ला से, उसके तकरीबन 2000 बर्ड्स हैं, वो भी बहुत काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। और सफ़र भाई भी आपके जो है ना स्टूडेंट है सफ़र भाई ऐसे समझे कि मेरा बहुत ही अच्छे फ्रेंड है जॉब से, यूनिवर्सिटी के दौर से। तो वो मेरे काम को देखते रहे, मुझसे क्वेश्चंस करते रहे। आखिर में इन्हें शौक पड़ गया इस कारोबार का, तो उसने मुझसे मशवरा लिया। तो मैंने कहा अगर मैं दोस्त को ऐसा मशवरा दूं कि इस फार्म के हवाले से, तो इससे बढ़कर इजाज़ की बात मेरे लिए हो ही नहीं सकती। तो माशाल्लाह अभी सफ़र ने भी शुरू किया हुआ है और तकरीबन 1200 की तो अभी बुकिंग है। नेक्स्ट जो टारगेट है वो माशाल्लाह बहुत ही बड़ा है, ये सिर्फ इनिशियल है हमारी। तो नसरुल्लाह भाई हमारे पास अक्सर क्वेटा के फार्मर्स हैं, उनको वैक्सीनेशन बहुत से प्रॉब्लम होते हैं, तो अगर आप इजाज़त दें तो इस वीडियो में हम आपका नंबर शेयर कर दें। जी सर, हम यही तो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे बहुत से मसाइल के शिकार हैं जो भी फार्मर्स होते हैं। असल में इश्यूज़ ये हैं सर कि वहाँ पे लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, स्पेशली लोमन ब्राउन की क्वालिटीज़ के हवाले से वो इनके बारे में नहीं जानते, वो सिर्फ पोल्ट्री के हवाले से जानते हैं। और पोल्ट्री में वो जो हमारे आबा अजदा पाला करते थे, गोल्डन मिस्री वगैरह, वो घर पे घरेलू सिस्टम, वो बड़े पैमाने पे इन्वेस्ट कर जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बाद वो बाज़ार से, मार्केट से कोई ऐसी चीज़ लेके आते हैं, इन पे तो आपको पता है सर कि एक छोटी सी बीमारी का लग जाना पूरे फार्म के ख़त्मे की सबब बन जाती है। तो वो ऐसे बर्ड्स ले आते हैं बिना किसी से मशवरा किए, बाद में जब सिस्टम फ्लॉप हो जाता है फिर जो है हम डॉक्टर्स वगैरह फिर कहते हैं पोल्ट्री है बुरी। हाँ, वो फिर हर किसी को कहते हैं कि आप इस फॉर्म में आपने नहीं पढ़ना, इस सिस्टम में आपने नहीं पढ़ना। तो इसीलिए हम आए हैं कि आप से कुछ क्वेश्चंस करें जो हमारे फार्मर्स हजरात पूछना चाह रहे हैं बार बार हमसे। थोड़ा आप शुरू करें, आप हाज़िर हैं जनाब, जिस तरह के मर्जी क्वेश्चन पूछे आप। सर फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा ये है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हर कारोबार फ्लॉप हो चुका है। अगर आप जिस भी बिज़नेस को देखें, प्रॉपर्टी को देखें, गाड़ी वगैरह को देखें, सारे सिस्टम रुक चुके हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि बतौर डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर, कि आप ऐसे एक मोटिवेटिव बयान हमारे फार्मर्स को जारी करें यहाँ से कि वो इस कारोबार की तरफ आना शुरू करें और यहाँ से जो उनके कमाई का ज़रिया बन जाए। आप इस बारे में क्या कहेंगे सर? अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें सबसे अहम चीज़ है जिस तरह आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान में हर काम फ्लॉप हो रहा,
बिज़नेस ना एक वजह से फ्लॉप होता है, जब आपके पास बिज़नेस का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। मैं मतलब ज़्यादा गहराई में तो नहीं जाऊंगा, पोल्ट्री में ही रहूँगा। हमारे पोल्ट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पोल्ट्री का ना इंडस्ट्री का कोई स्ट्रक्चर है और ना फार्मर के फार्म का कोई स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसको बेहतर किस तरह बनाया जा सकता है? सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने फार्म को बेहतर करें ना। अपने फार्म को जब आप बेहतर करेंगे, जैसे अभी आपके सामने ये एग्जांपल हमने डिस्कस किया है कि मतलब इतना ज़्यादा चूज़ा रख लिया और प्रॉपर सुपरवाइज़र नहीं रखा, तो पहले काम को सीखें। मतलब आप अगर बात करें कि दर्जी की दुकान पे भी जाएं तो तब तक कपड़े काटने नहीं सिखाता कि जब तक हम सीखते नहीं हैं। मगर हम कहते हैं कि जानो है, ये जाने होती हैं लाइफ स्टॉक ना, तो हम उसको सीखे बगैर जब शुरू कर देते हैं। तो आप अपने फार्मर्स को पहले कहें कि इस काम को सीखें। ये ऐसे नहीं है कि हमने चूज़ा डाल लिया और हमने शुरू कर दिया और ये पल जाएगा, ये जाने हैं। ठीक है ना, इस काम को सीखें। और उसके बाद जो SOP हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जो लुमन ने बताए हैं, जैसे आपने बताया कि लाइट ज़्यादा दे दी उन्होंने और वो प्रोलैप्स का शिकार हुए, इन सारे पैरामीटर्स को फॉलो करें। हमारे YouTube चैनल पे हर तरह की डिटेल पड़ी हुई है, उसको देखें। और जब वो समझें कि हम इस काबिल हैं, मतलब ऐसे तो नहीं है कि मुझे बाइक नहीं चलानी आती और मैं पहले दिन बाइक पर बैठ जाऊँ, मैं कहूँ जी अल्लाह तो कल चल जाएगी, तो नहीं चलेगी जब तक मुझे इसके फंक्शंस का नहीं पता। तो जब आपके फार्मर उस काम को सीख जाएंगे, दूसरों को देख लेंगे, दूसरों की एग्जांपल से सीख जाएंगे, फिर इस काम में है। दूसरी बात ये है कि अब इसको कामयाब करने का तरीका, अब इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर बेहतर, उससे बचने के लिए ये है कि बच के चलें। वो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि पोल्ट्री में दो चीज़ें ज़्यादा अहम होती हैं कि आप किस वक्त एंटर होते हैं और किस वक्त एग्ज़िट होते हैं। लोग अब स्टिक किए रहते हैं, यार मेरी मुर्गी तो 95% अंडा दे रही है तो मैं मुर्गी क्यों बेचूं। वो 2 माह अंडे इकट्ठे करते रहते हैं, 1.5 माह अंडे इकट्ठे करते रहते हैं, बाद में कहते हैं जी ये तो बिज़नेस ही फ्लॉप है। अब आप हमारे फार्म पे हैं, नीचे वाले दोनों हाउसेस खाली हैं, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास इस वक्त कितनी कैपेसिटी अंडा बेचने की, तो मैंने अपना बर्ड बेच के उसके पैसे रिकवर कर लिए। तो दूसरी ये चीज़ है कि इंडस्ट्री के प्रॉब्लम से बचने का हल ये है कि वक्त पे फैसला करें और हमसे डिस्कस कर लें कि इस वक्त क्या फ़ैसला होना चाहिए इंडस्ट्री का। क्योंकि अब जब किसी एक फार्मर को कहते हैं ना, अब वो क्वेटा में हमारे फार्मर है इमरान और अब्दुल्ला ना, अब सर्दी में उन्होंने बड़ा अच्छा अंडा बेचा, 14 हज़ार रुपये की पेटी बेची। आपके उधर मेरा ख्याल है 210 अंडों की पेटी होती है ना, जी तो वो 210 अंडों की पेटी 8,000 8,500 में बेचते रहे ना। उस वक्त बड़े हैप्पी थे। फिर जब सीज़न ज़रा ऑफ होना शुरू हुआ तो मैंने उनको कहा बर्ड बेच दें। कहते जी हम क्यों बेच दें, हमारा तो बड़ा अच्छा कर रहा। मैंने कहा जी आपकी मर्ज़ी है। अब वो इस वक्त कह रहे हैं जी हमारा कास्ट टू कास्ट चल रहा है, तो अब फिर उसको बियर करें अगर फ़ैसला नहीं किया तो वक्त पे फैसला कर लें ताकि आप इंडस्ट्री के ड्रॉबैक से बच सकें। तो ये है कि आप अगर नफ़े में रहना चाहते हैं तो पहले काम को सीखें और दूसरा काम ये करें कि आप इंडस्ट्री के ट्रेंड को समझ के चलें। बिल्कुल सर। सर इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लोग हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो बिना किसी से मशवरा किए डायरेक्ट आ जाते हैं। ये हमारे जो आबा अजदा के बर्ड्स होते थे, गोल्डन मिस्री वगैरह, बिन ये जाने कि इनका वैक्सीन हुआ है या नहीं हुआ, बस वहाँ से परचेज़ कर लेते हैं। पंजाब में कहीं से भी वो परचेज़ कर लेते हैं। बाद में वो डॉक्टर उस वक्त रिकमेंड करते हैं जब वो 40% उनकी लॉस हो जाती है, मोर्टलिटी हो जाती है, वो उस वक्त एक डॉक्टर को परिंदों के सामने खड़ा कर लेते हैं कि भाई अब इनको ट्रीट कर लें। तो सर बर्ड्स के सिलेक्शन के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं कि कितना ज़रूरी है ये? डॉक्टर साहब 3 चीज़ें हैं पोल्ट्री में जो मैं समझता हूँ कि ठीक हो जाए तो पोल्ट्री बेहतर है। सबसे पहले है कि किस जेनेटिक का बर्ड आप ले रहे हैं, क्या उसमें जेनेटिक पोटेंशियल है, क्या वो इस काबिल है कि वो गोश्त अपना बना सके जैसे ब्रॉयलर है, क्या वो इस काबिल है कि वो 90-95% अंडा दे सके जो स्टैंडर्ड है। तो एक चीज़ तो हमने पेट कर दी कि जो है ना बर्ड हमारा जो जेनेटिकली आपने खुद तजर्बा करके देखा कितने % वो किला सैफुल्ला वालों का बर्ड दे रहा है, 2000 बर्ड से नहीं तो वो कितने % प्रोडक्शन दे रहा है? वो 93 तक पहुंच गए, 93% तक प्रोडक्शन दे रहा है। तो एक तो चीज़ है कि जेनेटिक इसकी मजबूत है। दूसरी चीज़ वही आती है कि आपकी मैनेजमेंट कितनी अच्छी है। मैनेजमेंट अच्छी करेंगे तो वो अच्छी प्रोडक्शन देगा, तो अगर वो अच्छी नहीं करेंगे तो अच्छी प्रोडक्शन नहीं देगा।
तो तीसरा ये है कि आप जो है ना मार्केट को भी परखें, जैसे मैंने पहले बताया। तो कहने का ये मकसद था कि जो मार्केट से गोल्डन मिस्री ये सारे लेते हैं, इनमें जेनेटिक पोटेंशियल ही नहीं होता। फिर आप मैनेजमेंट जितनी मर्जी अच्छी कर लें, मार्केटिंग जितनी अच्छी मर्जी कर लें, अगर जानवर ने अंडा दिया ही नहीं तो आपने कैसे प्रॉफिट में रहना ना। तो सबसे पहले तो अच्छी जेनेटिक्स को सिलेक्ट करें। ब्राउन लेयर में जाना है तो लुमन में जाएं, वाइट लेयर में जाना है तो वाइट लेयर में जाएं या ब्रॉयलर में जाएं। ये गोल्डन मिस्री कोई ब्रीड नहीं है, ठीक है ना। वो कहते हैं बैड इन बैड आउट ना, वो गंद को जितना मर्जी प्रोसेस करें उसने गंद ही रहना ना, बिल्कुल ठीक है ना। अब इसका माँ बाप क्या कौन था, दादा दादी कौन था, परदादा परदादी कौन था, क्या क्या इनको मसाइल आए हैं, तो ये जो मामलात हैं ये जो है ना हम तो नहीं इवैल्यूएट कर सकते। बिल्कुल। तो जेनेटिक कंपनीज का ये मामला, तो बेहतर यह है कि अच्छी जेनेटिक्स को सिलेक्ट करें। ये तीन आपको बर्ड बताएं, ये वाइट लेयर लें या ब्राउन लेयर लें या ब्रॉयलर लें। जी जी सर। सर इसके बाद कुछ लोग अच्छे बर्ड्स भी ले लेते हैं, हाँ, उन पे इन्वेस्ट कर जाते हैं, लेकिन वो उनकी वैक्सीन नहीं करते। हाँ। तो सर आप हमारे जितने भी फार्मर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं उनको वैक्सीन के फ़वाइद बताएं कि कितना ज़रूरी है इस फील्ड में वैक्सीन का होना। डॉक्टर साहब, वैक्सीन जो है ना ये एहतियाती होती हैं और ये बहुत ज़रूरी होती है। जैसे हमारा बच्चे पैदा होते हैं तो हम उनको वैक्सीन्स करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि खुदा ना खास्ता वायरस लग जाए, वो हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाए, उससे पहले उसकी इम्यूनिटी बिल्ड हो जाए। इसी तरह हमारे पूरे इन्वायरमेंट में वायरसेस वगैरह मौजूद होते हैं। अब हमारा जानवर वायरस से बचेगा तब जब उसकी इम्यूनिटी बनी होगी। और ये जो हमने 13 वैक्सीन्स बताई हुई हैं, ये वो वायरसेस हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी कल हम एक फार्मर के पास बैठे हुए थे शुजाबाद में, उनके बर्ड को NDI, अब उन्होंने NDI भी की हुई थी, और ND आप जानते हैं, आप टेक्निकल हैं कि आ जाए तो 100% बर्ड भी मर जाता, मगर माशाल्लाह उनके जानवर की इम्यूनिटी बनी हुई थी। उनके 500 में से 33 बर्ड मरे, और 33 में से भी वो कहते हैं कि 11 बर्ड हमने खुद ज़िबा किए हैं, हमने कहा इन्होंने नहीं बचना ना, मतलब शायद उनमें से कुछ बच जाते। तो आपके तो सबसे मैं फार्मर से ये कहना चाहूँगा कि वैक्सीन एट रिक्वायर्ड एज करनी बहुत ज़रूरी है। हमारे फार्मर क्या करते हैं, लापरवाही करते हैं। जैसे हम बिल भी कहते हैं चले थोड़ा जुर्माना ही है ना, बाद में भर देंगे। अब होता ये है कि जैसे गंबोड़ो है, गंबोड़ो अटैक करती है 7वें दिन 8वें दिन से लेके 45 दिन तक। अब गंबोड़ो की वैक्सीन जाके आप 50वें दिन पे कर रहे हैं, इसका फ़ायदा कोई नहीं। बिल्कुल। वो राइट टाइम पे वैक्सीन करनी ज़रूरी है। और गंबोड़ो एक ऐसा वायरस है कि अगर वो आ जाता तो आपका फ्लाग ले दे जाएगा। अब क्या करते हैं कि ये डिले कर रहे होते हैं, आज कर लेते हैं, कर लेते हैं, वैक्सीन मिली नहीं है। तो ये ऐसे ही है कि जैसे आपने दवाई देनी ही देनी है काम पे ना, तो ये मेडिसिन आप वैक्सीन बर वक्त देंगे तो ही जानवर की इम्यूनिटी बनेगी और वायरस से लड़ेगा। और अगर उसकी इम्यूनिटी बनी नहीं तो वायरस अटैक करेगा तो आपके जानवर को ले दे जाएगा। बिल्कुल। और सर मेरा जो फाइनल क्वेश्चन है वो ये है कि एक इन्वेस्टर, एक फार्मर जो लाखों के हिसाब से शुरू कर तकरीबन करोड़ तक पहुंच जाते हैं, इन्वेस्ट कर जाते हैं इस पूरे सेटअप के लिए, इनकी पूरे सेटअप को करोड़ों में बना लेते हैं। तो मसला ये होता है कि वो कह रहे होते हैं कि हम खुद इसको मैनेज करना चाहते हैं, हालांकि वो नहीं जानते इस चीज़ के बारे में। तो कहने का मकसद ये है कि वो एक ना टेक्निकल बंदे को अपने साथ नहीं रखते हैं। तो टेक्निकल बंदे का होना कितना ज़रूरी है, और अगर ना हो जाए टेक्निकल बंदा मैनेज तो उसके क्या नुकसानात है, आप थोड़ा सा इस पे रोशनी डाल दें। इसको डॉक्टर साहब मैं ऐसे एग्जाम्पलीफाई करूंगा कि गाड़ी तो हम ले लेते हैं जी और मैं चलानी भी आती है, मगर उसमें टेक्निकल कोई फॉल्ट आता है तो हमें मैकेनिकल इंजीनियर की ज़रूरत है ना। इसी तरह जो हमारा बर्ड है ना, इसके भी कह लें कि हज़ारों प्रोटोकॉल्स होते हैं ना। वो प्रोटोकॉल्स वो कहते हैं जिसका काम उसी को साझे। अभी आपके सामने ये जो हम कॉल ले रहे हैं, ये देखिए उन्होंने 30,000 बर्ड डाला, मगर सुपरवाइज़र अच्छा नहीं लिया, जिसकी वजह से आज वो भुगत रहे हैं। अब आपको फार्मर हम बताते हैं कि फार्मर के पास चूज़ा चला गया, हम 10 बजे चूज़ा गया डॉक्टर साहब, जाते सबसे पहले हमने रिकमेंड किया हुआ कि आपने ORS और निमकोल वाला पानी देना ना। चूज़ा ट्रेवल करके सिंध तक गया, 10 बजे जानवर गया है और हम पहुँचे हैं 4:10 पे। तकरीबन 6 घंटे बाद जाके हमने चेक किया और पानी के बर्तन मौजूद नहीं है, और जो निप्पल्स लगी हुई हैं उनमें भी पानी नहीं आ रहा। और पानी मैंने खुद चेक किया है तो उसमें जो वाइटासोल होता है वो येलो कलर का होता, वो चेक किया तो कोई वाइटासोल नहीं है ना। और मैंने चेक करने के लिए कि उसमें जो है ना निमकोल है कि नहीं है, अब निमकोल है हम पीते हैं, वो पानी भी टेस्ट किया और सादा पानी।
अब वो सुपरवाइज़र को कौन बताए कि भाई उसका 30,000 चूज़ा जो है ना 60 लाख रुपए का चूज़ा है। अब अभी तक उनकी 1200-1300 मोर्टेलिटी हो चुकी है। तो अब एक नॉन टेक्निकल बंदा रखने का ये इंजाम है। अब मैं अगर बात करूं कि मुझे लगता है कि उनका कह लें कि 1500-1700 जानवर मर जाना, 1500 जानवर को आप मल्टीप्लाई करें 3 लाख रुपए का जानवर है। बिल्कुल सर। अब वो 3 लाख में 10 महीने की अच्छी सैलरी एक टेक्निकल बंदे की दी जा सकती थी। बिल्कुल सर। तो टेक्निकल बंदा होना इसलिए ज़रूरी है कि उसको पता हो बर वक्त क्या करना है, और चूज़े के पास वक्त 2 से 3 घंटे होता है। बिल्कुल वो छोटी सी जान होती है। तो अगर वो वक्त पे फैसला आपने नहीं किया तो आप ज़ाया हो जाएंगे। और हम यकीन जानने के हाथ पकड़ पकड़ के उनको चीज़ें सिखाते हैं, मगर फार्मर नहीं मानते। तो आपका ये सवाल था कि टेक्निकल बंदा होना क्यों ज़रूरी है। वो इसीलिए ज़रूरी है कि जैसे आपकी गाड़ी एक मैकेनिक ही खोल सकता है, इस तरह पोल्ट्री पालने के लिए भी पोल्ट्री का एक्सपीरियंस बंदा ही हो सकता है अगर आप बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। तो अगर 500,000 का करना है तो उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। इससे बड़ा चाहिए तो आपको टेक्निकल बंदा चाहिए। अभी देखिए डॉक्टर साहब है, डॉक्टर गुलफाम साहब, 10 साल का एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, डिग्री की हुई है, हर चीज़ की है। फिर उसके नीचे एक्सपीरियंस लेबर है, ट्रेंड लेबर है। आप पूछें वो मतलब हर वक्त ऑन टोज होते हैं, एमरजेंसी में होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे अंडर इधर 4 करोड़ रुपए के जानवर चल रहे हैं। बिल्कुल सर। फाइनली अब मैं बलूचिस्तान के लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। ये जो कारोबार है, और हम नबील साहब के पास आए हुए हैं। माशाल्लाह नबील साहब के पास इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सिर्फ लोमन ब्राउन की एक ही कंपनी है, वो नबील साहब चला रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोग इन्वेस्ट करने से पहले सोचें, एक अच्छी चीज़ पे आप लोग इन्वेस्ट करें ताकि उसको आपको मुनाफा आना शुरू हो जाए। तो बलूचिस्तान के तमाम गयूर आवाम से जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जो भी आपके कारोबार रुक चुके हैं, एक बार आप पोल्ट्री के कारोबार को ज़रूर आजमाएं। और हम अपना नंबर आपके साथ नबील साहब का भी शेयर करेंगे। आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं बर्ड्स मंगवाने के, बाकी ट्रीटमेंट के हवाले से भी बात कर सकते हैं। कि साथ माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम है। अगर वहाँ पे फिर आपकी कोई खिदमत के लिए अवेलेबल नहीं है तो मैं बतौर डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर, आप लोगों की खिदमत में 24 आवर हाजिर हूँ। थैंक यू। नहीं जी फार्मर्स, अब नीचे डॉक्टर साहब का भी नंबर दे देंगे। आप जो क्वेटा बलूचिस्तान से उन्होंने रब्ता करना हुआ, डॉक्टर साहब से आप रब्ता कीजिएगा। बिल्कुल। एक क्वेश्चन और भी था मेरा सर, स्पेशली चिक्स पे। चिक्स के लिए जो है वो लोग इसी तरह गलतियां करते हैं कि उसकी जो प्रोटोकॉल है वो बहुत ही ज़रूरी है, टेम्परेचर का होना, मैनेज होना, फीडिंग का। तो वो लोग स्पेशली यहाँ पे जो है वो ज़्यादातर नुकसान कर जाते हैं। तो यहाँ पे आप बता दें इनको कि उन्होंने क्या करना है और कितना ज़रूरी है एक टेक्निकल बंदे का इस टाइम पे होना। डॉक्टर साहब, असल में वो दोबारा वही बात है ना कि टेक्निकल बंदा ही देखेगा कि इस वक्त कौन सी दवाई चल रही है और कौन सी दवाई कितनी अहम है, पानी इसके लिए कितना अहम है, ठीक है ना। कौन से चूजे को निकाल के मैंने सीपी में लेके जाना है, किसको मेन पैन में रखना। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, जब तक एक कोई डेजिग्नेटेड बंदा नहीं होगा तो वो नहीं चल सकता। ये अभी इन फार्मर के साथ यही हो रहा है। तो अब मैं बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को सीपी में लेके जाए ना, और मुझे गिन के बताए। अब ये जो उधर ऑन ग्राउंड मौजूद है उसको पता होना चाहिए ना। जी जी सर, थैंक यू सर। बाकी फार्मर्स, आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि क्वालिटी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।